नमस्कार मित्रों, बुद्धचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस 4 पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, 7वें बैलून का आज जो टॉपिक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सद्गुण सिद्धांत। बार बार यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन अमूमन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। पूछेगा कि अरस्तु के अनुसार सद्गुण सिद्धांत क्या होता है, प्लेटो के अनुसार सद्गुण सिद्धांत क्या होता है, सुकरात के अनुसार सद्गुण सिद्धांत क्या होता है, या फिर यही पूछ लेगा कि सद्गुण सिद्धांत या सद्गुण क्या होता है, प्रशासन में इसकी उपयोगिता, व्यक्तित्व निर्माण में इसकी उपयोगिता, या फिर राष्ट्र निर्माण में इसकी उपयोगिता क्या कुछ होती है। तो सारा कुछ जानने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक एक चीज अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले समझते हैं कि साहब सद्गुण सिद्धांत होता क्या है। तो सद्गुण सिद्धांत नैतिक मतलब कि एक नैतिकता का प्रमुख जो है सिद्धांत ही होता है, जो कर्म और परिणाम से ज्यादा कैरेक्टर पर बल देता है, आचरण पर बल देता है, चरित्र पर बल देता है, ठीक है ना। तो पढ़ के इसको समझते हैं कि क्या होता है सद्गुण सिद्धांत, और फिर देखेंगे कि सद्गुण सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या डायमेंशन शामिल कर सकते हैं। यहां पे देखना जरा कि नैतिक दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है क्या सद्गुण सिद्धांत। कह रहा है कि नैतिक दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है जो कर्म या परिणाम से अधिक व्यक्ति के चरित्र पर बल देता है, ठीक है ना। तो ये लाइन हमको एकदम दिमाग में रहनी चाहिए कि ये कैरेक्टर पर, ये आचरण पर हमेशा बल देगा। अर्थात सद्गुण वह नैतिक अस्थायी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति के सकारात्मक नैतिक मूल्यों के माध्यम से उसके आचरण और उसके चरित्र का क्या करती है, निर्माण करती है। एक बार और सुनना, इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूं ना कि चूंकि सद्गुण सिद्धांत जब पूछेगा तो आपको इसकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी, आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर देखना जरा कि सद्गुण वह नैतिक अस्थायी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति के सकारात्मक नैतिक मूल्यों के माध्यम से उसके आचरण और उसके चरित्र का निर्माण करती है। अब यहां पर एक चीज और देखना कि सकारात्मक नैतिक मूल्य, हमने जब नैतिक मूल्य पढ़ाया था, जो आपका पहला दूसरा तीसरा वीडियो था, उसमें हमने जो है इथिकल वैल्यू पढ़ाया था, और इथिकल वैल्यू में हमने सकारात्मक मूल्य पढ़ाया था। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, है ना, सत्यनिष्ठा हो गया, निष्पक्षता हो गया, और ईमानदारी हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया। तो ये सब सारा कुछ हमने जो है नैतिक मूल्यों में पढ़ाया हुआ है। तो कह रहा है कि इसी सकारात्मक नैतिक मूल्यों के माध्यम से उसके व्यक्ति के मतलब चरित्र का निर्माण और आचरण का निर्माण हो, वही क्या कहलाता है, सद्गुण कहलाता है। यह सकारात्मक परिवेश, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सद्गुण है, एक तो सकारात्मक परिवेश से मतलब कि अच्छी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच रह रहे हैं, उससे, और कठोर अभ्यास से क्या होता है, विकसित होता है। तो सवाल है कि साहब ये विकसित कैसे होता है, कि आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा कर लीजिए, लोगों के बीच जो आसपास के अच्छे लोग हैं उनके बीच रहिए, और दूसरा कठोर एक परिश्रम आप अभ्यास करिए, है ना, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो भी जो है ये डेवलप हो जाता है। बाद में यह सद्गुण मनुष्य के व्यवहार में क्या होता है, अभिव्यक्त होता है, मतलब कि आम बोलचाल भाषा में सद्गुण सिद्धांत के रूप में व्यक्ति जो है अभिव्यक्त करने लगता है, ठीक है। अब सवाल है कि जो सद्गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वही जितने भी नैतिक मूल्य हैं, बेहतर नैतिक मूल्यों को आप डाल सकते हैं। सत्य, न्याय, संयम, साहस, करुणा, ईमानदारी और विवेक, ये सब क्या है, सद्गुण हैं। तो अब समझते हैं थोड़ा सा और सद्गुण को लेकर के, ताकि सारी चीजें स्पष्ट रहें। ये परिभाषा आपको क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कुछ सद्गुण देखना जरा कि सुकरात के सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। तो सुकरात ने सद्गुण पर एक एकता का सिद्धांत दिया था, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको समझेंगे कि क्या होता है। फिर सुकरात ने जो सद्गुण माना है उसमें सर्वोच्च सद्गुण किसको माना है, फिर एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यहां पे देखना जरा कि इस प्रकार, इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत किसने दिया, सुकरात ने दिया। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक सद्गुण होने से और सभी सद्गुण शामिल हो जाते हैं। एक बार और सुनना जरा, इनका कहना है कि कोई अगर एक सद्गुण अच्छा सा हो, ज्ञान, तो और जो सद्गुण है वो सारे सद्गुण जो है व्यक्ति में स्वमेव शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। सुकरात के अनुसार ज्ञान ऐसा सद्गुण है जिसमें साहस, संयम, न्याय आदि सद्गुण क्या होते हैं, समाहित होते हैं। एकदम की पॉइंट है, इसको हमको याद रखना ही रखना है। सुकरात का यही मानना है कि मतलब कि ज्ञान जो होता है वो सर्वोच्च सद्गुण होता है। ज्ञान का मतलब कि जो है, ज्ञान के कारण ही व्यक्ति, अगर अज्ञान है तो दुख में जाता है, अज्ञान के कारण वो अनैतिक कार्य करता है, अज्ञानता के कारण उसके आचरण बुरे होते हैं, ये सुकरात का मानना है। तो ज्ञान को सबसे ज्यादा ये प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि अगर साहब ज्ञान होगा तो ये सब जो है सद्गुण उसी में समाहित हो जाएंगे। अब समझना जरा, इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल क्या करता था, अंगुलियां काट करके जो है उसकी माला पहनता था, हिंसक प्रवृत्ति का था, लोगों को मार देता था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बुद्ध से वो मिलता है तो बुद्ध ने उसके अंदर ज्ञान का संचार किया, और जब उसको ज्ञान मिला तो उसको लगा कि यार प्रीवियस टाइम में हमने जो भी किया वो तो बड़ा गलत किया। तो उसको ज्ञान जब मिला तभी तो जो है वो अहिंसक बना ना। तो ये आप एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको दे सकते हो, ये हमने बनाया एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा कि हमने ज्ञान, अब एक चीज यहाँ पे देखिए जरा कि सद्गुण देखिए 4 प्रकार के माने गए हैं। साहस,
संयम, न्याय। अब ये जो साहस, संयम, न्याय है उसमें जो ज्ञान है, चौथा वाला सद्गुण, ये जो नॉलेज है, ये सभी सद्गुणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसके द्वारा? सुकरात के द्वारा। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ज्ञान को माना गया है तो ज्ञान को लेकर के हल्का डिफाइन कर लीजिए कि ज्ञान का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि ज्ञान का मतलब सही गलत, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य, कदाचार सदाचार के मध्य विभेद करने की क्षमता से है, क्योंकि दुनिया में सारी बुराइयां अज्ञानता के कारण होती हैं। अरस्तु ने कहा कि मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि अरस्तु को लेकर के, मतलब काफी बेहतर फिलोसफर थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि सद्गुण क्या है। सुकरात के अनुसार सद्गुण की चर्चा करें। फिर सुकरात का सद्गुणों की एकता का सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो ये हमने जो है पूरा सुकरात को कंप्लीट कर लिया है, सद्गुण को लेकर के और इनके जो है नैतिक सिद्धांतों को लेकर के। बाकी ज्ञान पर किस प्रकार इन्होंने फोकस किया है उसको लेकर के, ठीक है ना। बाकी ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट। सुकरात के अनुसार हमने जो है सद्गुण को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और ज्ञान को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब सुकरात महोदय का जो नैतिक बौद्धिकतावाद है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि सुकरात का नैतिक बौद्धिकतावाद क्या होता है, उसको जो है उसकी विवेचना कीजिए। तो यहां पर देखना जरा, हम जो है दो पार्टों में इसको डिवाइड किए हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है नैतिक बौद्धिकतावाद के अंतर्गत सुकरात का आता है। तो सुकरात का कहना है कि भाई कोई अच्छा जीवन है, अच्छा जीवन के लिए कारण का होना जरूरी है कि क्यों आपको अच्छा जीवन चाहिए। उसके लिए कारण जब होगा तो आप प्रयास करेंगे, आप जो है सद्गुणों का जो है सद्गुणों को हासिल करने का प्रयास करेंगे, आप ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अच्छे ज्ञान के लिए कारणों का होना आवश्यक है। क्या क्या चीज? सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने से व्यक्ति में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। इनका यह कहना है कि जो भी आप कार्य करिए उस सकारात्मक डायमेंशन से करिए। जब आप सकारात्मक डायमेंशन से कार्य करते हैं तो व्यक्ति को वास्तविक आनंद मिलता है, पहला। दूसरा, कि व्यक्ति को प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए जन कल्याण की दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि जो है प्रकृति के खिलाफ आप मत जाइए। जैसे नहीं कि भारत सरकार या मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने समय जैव विविधता की इतनी हानि हो रही है, पर्यावरण की इतनी हानि हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, मृदा की उर्वरता खत्म हो रही है। ठीक है ना। इस कदर मतलब कि मानव उपभोक्तावादी जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसे मालूम पड़े कि आगे उसके जो है पीढ़ियों की जरूरत ही नहीं है पृथ्वी की। तो खैर, प्रकृति के नियमों के अनुसार इसको चलना पड़ेगा बेहतर जन कल्याण के लिए। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस हो रहा है इस डायमेंशन से। फिर जब हम यथार्थता मतलब कि रियलिस्टिक के करीब होते हैं तो जीवन ज्यादा आनंदित होता है। इनका कहना है कि भैया आप रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। जैसे नहीं कि आप पेपर देने जाते हो तो आपका मान लीजिए 85 नंबर आया, आप बोलते हो कितना, हमारा 96 नंबर आया। नहीं, आप 85 बोलो और जो आपकी गलतियां हुई हैं उसको आप रिसर्च करो, उस पर काम करो, है ना। तो रियलिस्टिक आप अप्रोच अपनाओ कि आपका रियल वास्तव में कितना है। तो रियलिस्टिक अप्रोच के जब करीब आप होंगे तो जीवन ज्यादा आनंदित होगा। तो ये आपका। फिर हम हमेशा खुश रहने की कामना करते हैं, किंतु जानकारी और अज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण वास्तविक खुशी नहीं हासिल कर पाते। तो ये ज्ञान पर बल देता है। इसका कहना है कि अगर ज्ञान होगा तो हमारे पास खुशी, आनंद, ये सब सारा चीज होगा। यहां पे देखना जरा कि सुकरात ने न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण जीवन के संबंध में तीन प्रमुख तर्क रखे हैं। तीन प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से? इनका कहना है कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण जीवन के संबंध में तीन कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। पहला, अच्छे जीवन में सद्गुण और भलाई जैसा गुण शामिल होता है। बुरे व्यक्ति में बुरी आदतें और अज्ञानता का अवगुण होता है। मतलब कि अच्छा जो व्यक्ति होगा उसमें सद्गुण और भलाई, परोपकार, करुणा, ये सब जो होगा, और जो बुरा व्यक्ति होगा उसमें बुरी आदतें होंगी, अज्ञानता होगा, ये सब होगा। ठीक है ना। फिर अज्ञानता प्रभावी कार्य में बाधक है। मतलब इनका कहना है कि देखिए सुकरात महोदय, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये ज्ञान को लेकर के, नॉलेज को लेकर के बार बार फोकस करते हैं। इनका यह कहना है कि जहां पर ज्ञान होगा वहां पर सुख होगा, वहां पर आनंद होगा, जहां पर अज्ञान होगा वहां पर कार्य में जो है बाधा उत्पन्न होगी। एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति की तुलना में अच्छा और न्यायपूर्ण व्यक्ति जीवन पर्यंत अधिक खुश रहता है। तो ये तीन डायमेंशन हमने बताया कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण जीवन के संबंध में क्या तर्क हो सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा प्लेटो या अरस्तु के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं। सुकरात को पूरी तरह देख लिया है, अब बारी है प्लेटो के। तो प्लेटो के सद्गुण सिद्धांत, प्रत्यय सिद्धांत, जैसे सुकरात महोदय ने दिया था कि सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, वैसे इनका सिद्धांत है प्रत्यय का सिद्धांत। सद्गुण पर इनके क्या विचार हैं, सारा कुछ जो है डिटेल से देखेंगे। इनका कहना है कि नैतिक समाज सद्गुण के आधार पर विकसित हो सकता है। प्लेटो ने 4 सद्गुणों का विवरण प्रस्तुत किया है। कौन कौन से? विवेक, संयम, साहस, न्याय। अब इनको समझना जरा। इनका कहना है कि जो विवेक है इससे किसी कार्य के बारे में सही कारण का पता चलता है। विवेक से, बिल्कुल, विवेक मतलब कि ज्ञान से।
यह अन्य सभी सद्गुणों के नियंत्रण और निर्देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि अगर आपके पास ज्ञान होगा, अगर आपके पास विवेक होगा, तो आप क्या करेंगे, नियंत्रण और निर्देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना संयम, इससे व्यक्ति के आत्म नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से हितों के संघर्ष के दौरान समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। संयम रखिए, थोड़ा शांत रहिए, है ना, कहते हैं आप ना। तो इसमें जो है क्या है कि हितों का जो अगर संघर्ष होगा तो उसको जो है उसमें समन्वय, वो उसमें जो है आप शांति स्थापित करने पर बल दे सकते हैं। साहस, इसका तात्पर्य न्यायपूर्ण कार्य करने का साहस होना चाहिए। यह न्याय के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायक है। ठीक है। फिर न्याय जरा देखना। अब न्याय को ही, जैसे वहां पर ज्ञान को सुकरात ने सर्वोच्च सद्गुण माना, यहाँ पर प्लेटो महोदय हैं वो न्याय को सर्वोच्च सद्गुण मान रहे हैं। न्याय को इन्होंने सर्वोच्च सद्गुण माना। यदि विवेक, संयम और साहस में समन्वय हो तो न्याय का सद्गुण विकसित होता। मतलब इनका कहना है कि इन तीनों में अगर जो है समन्वय हो तो कौन सा सद्गुण विकसित होगा, न्याय का। और यही न्याय का सद्गुण सर्वोच्च माना गया है, किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, प्लेटो ने कहा कि भाई जो सद्गुण है, न्याय का सद्गुण, वो व्यक्ति स्तर पर डेवलप होता है और राज्य स्तर पर डेवलप होता है। व्यक्ति स्तर पर जब डेवलप होगा तो उसमें जो है हमने बताया कि जो तीनों का समन्वय रूप क्या होता है, न्याय का सद्गुण विकसित होता है। तीनों के समन्वय से, साहस, संयम और ज्ञान से, इनका तीनों का समन्वय होगा तो कौन सा सद्गुण विकसित होगा, न्याय का सद्गुण। और न्याय का सद्गुण प्लेटो के अनुसार सर्वोच्च सद्गुण है। तो ये व्यक्ति स्तर पर भी डेवलप होता है और राज्य स्तर पर भी डेवलप होता है। जब व्यक्ति स्तर पर यह डेवलप होगा तो संवेग से साहस का निर्माण होता है, साहस का सद्गुण डेवलप होगा। वासना या इच्छाओं से संयम का सद्गुण डेवलप होगा। ठीक है ना। अब देखिए जरा कि बुद्धि से ज्ञान का, अब यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जो साहस और संयम का सद्गुण है, ये ज्ञान के जब अधीन होते हैं तो जो न्याय का सद्गुण डेवलप होगा वो जो है व्यक्ति स्तर पर होता है। ठीक है ना। अब एक बार और सुनना जरा कि ये तीन सद्गुण हैं व्यक्ति स्तर पे, संवेग से साहस, वासना या इच्छाओं से संयम और बुद्धि से ज्ञान। इनका ये कहना है कि ये जो साहस और संयम है ये ज्ञान के अधीन अगर हो तो कौन सा सद्गुण चौथा वाला डेवलप होगा, न्याय का डेवलप होगा। ठीक है। ऐसे ही राज्य स्तर पे शासक, व्यापारी और सैन्य या योद्धा। शासक में जो है ज्ञान का सद्गुण, व्यापारी में संयम का सद्गुण और जो है सैन्य या योद्धा में साहस का सद्गुण। अब इनका कहना है कि जैसे यहां पर आपने जो है दोनों को ज्ञान के अधीन रखा, फिर चौथा वाला डेवलप हुआ न्याय का सद्गुण, वैसे ही संयम और साहस को जब ज्ञान के अधीन रखेंगे, मतलब शासक के अधीन या राज्य के अधीन आप रखेंगे तो न्यायशील राज्य होगा। कैसा होगा, राज्य न्यायशील होगा। तो ये हमने जो है प्लेटो के अनुसार सद्गुण को पूरी तरह विवेचित किया। आते हैं नेक्स्ट अरस्तु को लेकर के। हम देखते हैं अरस्तु को लेकर के। तो अरस्तु महोदय कहते हैं कि सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है, आनंद है। सुकरात ने कौन सा सर्वोच्च सद्गुण बताया था, ज्ञान का। प्लेटो ने सर्वोच्च सद्गुण कौन सा बताया, न्याय का बताया। अरस्तु महोदय कौन सा सद्गुण बताते हैं सर्वोच्च है, आनंद का। तो ये कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति के लिए चारों सद्गुणों साहस, संयम, ज्ञान, न्याय का समन्वय क्या होना चाहिए, आवश्यक। मतलब कि जो है इसमें न्याय भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए। चारों जब सद्गुण मिलते हैं, जो समन्वय चारों सद्गुण में होगा वही क्या आपको देगा, आनंद देगा। तो ये जो है सर्वोच्च सद्गुण मान लिया इन्होंने। ठीक है। अब यहां पे देखना जरा कि अरस्तु ने एक मध्यम मार्गी जो है सिद्धांत दिया था। जैसे बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, ना बहुत अति होनी चाहिए ना तो बहुत अल्प होना चाहिए, बीच का मार्ग, वैसे ही इन्होंने जो है अपना दिया सिद्धांत मध्यम मार्गी। दो अति जो है, दो अतिवादी के बीच की अवस्था, चरम भोग और चरम वैराग के बीच की अवस्था, ये संयम। ठीक है ना। इसकी अवस्था को क्या कहते हैं, संयम की अवस्था। अधिकार लिप्सा और अधिकार विरक्ति के बीच की अवस्था, न्यायशील की अवस्था। अब यहां पर जो सद्गुण है, हम सद्गुण पढ़ रहे हैं अरस्तु को लेकर के। तो अरस्तु ने क्या किया कि सद्गुण को दो वर्गों में बांट दिया, एक बौद्धिक सद्गुण और दूसरा नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण को बोला कि ये विवेक सद्गुण है और जो नैतिक सद्गुण है वो जो है साहस, संयम, न्याय। अब इन्होंने कहा कि साहब ये बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण, मतलब कि ये चारों सद्गुण, विवेक सद्गुण, साहस, संयम और न्याय सद्गुण, इन्हीं का जब समन्वय होगा तो एक आपको दूसरा, एक आपको पांचवा जो है, ये चार तो यही हो गए, एक आपको पांचवा सद्गुण दिखाई दे देगा, आनंद, जिस जो आप फील करेंगे। ठीक है ना। तो इसको इन्होंने सर्वोच्च मान लिया। तो ये पूरा अरस्तु के अनुसार था। तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होंगी सद्गुण को लेकर के। बाकी हमने फिलॉसफी को पूरी तरह अच्छे से सद्गुण को लेकर के, चाहे हो या फिर अरस्तु के जो है नैतिक डायमेंशन हो, सुकरात के हो, प्लेटो के हो, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं, फिर जो है कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आपका जो है इथिक्स कंप्लीट होने ही वाला है। पहला वाला क्वेश्चन जरा देखना, मेंस का है
कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण सिद्धांत की व्याख्या करें। आराम से हो जाएगा। अच्छा, प्लेटो ने किसको जो है प्रमुख सद्गुण माना है? तो इन्होंने जो है न्याय को माना है। और विवेक, संयम, साहस उसको डिफाइन कर दीजिए, फिर व्यक्ति स्तर पे अलग कर दीजिए और राज्य स्तर पे अलग कर दीजिए। ठीक है ना? तो आई होप समझ में आया होगा, तो आराम से लिखा जाएगा। फिर अरस्तु के अनुसार सद्गुण सिद्धांत या मध्यम मार्गी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, आसानी से हो जाएगा। फिर सद्गुण किस प्रकार व्यक्तित्व निर्माण और सुशासन पूर्ण राज्य के सृजन में योगदान करता है, स्पष्ट करिए। तो हमने जितने सद्गुण हैं सारे को जो है स्पष्ट कर दिया। तो पहले सद्गुण की एक परिभाषा दे देना, उसके बाद जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और सुशासन स्तर पर जो है राज्य के निर्माण के लिए किस प्रकार का जो है योगदान करता है, उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है? तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे धीरे धीरे आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई नया सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए, कीवर्ड पे काम करिए। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।